बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग चार्ज। तो आज हम एक क्लोज्ड सरफेस के जो है वो अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिटरमिन करेंगे। हम यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास जो क्लोज सरफेस है वो कुछ स्फेरिकल शेप की है और इसके सेंटर में जो है वो चार्ज एम्बेडेड है। चार्ज हमने सेंटर पे रखा हुआ है। हमने इसकी कर्व्ड सरफेस के ऊपर जो है फ्लक्स डिटरमिन करना है। लेकिन हमने जो फार्मूला पहले पढ़ा हुआ है फाइव इक्वल्स टू ई डॉट ए, इस फार्मूले के मुताबिक तो हमारे पास जो सरफेस है इट शुड बी फ्लैट। फ्लैट होगी तो आप उसका कोई पर्टिकुलर एरिया जो है वेक्टर एरिया बता पाएंगे। अगर फ्लैट नहीं है, कर्व्ड है, तो फिर हम एक जगह पे उसका वेक्टर इधर कुछ और होगा, इधर कुछ और होगा, इधर कुछ और होगा, यानी कि इसका नॉर्मल चेंज हो जाएगा। तो आप एक जगह पे उसका वेक्टर एरिया जो है वो नहीं बता पाएंगे। तो इसका मतलब है आप इसको कर्व्ड सरफेस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई कर सकते हैं, फ्लैट सरफेस के ऊपर। तो हमने यहाँ पे कर्व्ड सरफेस के ऊपर जो है देखने के हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिटरमिन कर पाएंगे। तो उसके लिए हम इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है वो लिखते हैं। कंसिडर क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग चार्ज एट इट्स सेंटर, जैसा कि हम डायग्राम में बता दिए। अब हम इसके फ्लक्स की कंडीशन जो है लिखेंगे। इन ऑर्डर टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू फार्मूला we require फ्लैट सरफेस। फार्मूला इसका क्या था वो भी हमने यहाँ पे बताया भी है। फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, फ्लैट सरफेस है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें फिर इस पूरी कर्व्ड सरफेस के छोटे छोटे पैचेस बनाने होंगे। ये पैचेस बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे फुटबॉल जो है उसके पैचेस होते हैं, वो भी अगर हम उसको इंडिविजुअली देखें तो वो कर्व्ड ही होंगे। लेकिन हमने उससे भी स्मॉल पैच जो है वो कंसीडर करना है, इतना स्मॉल पैच कि वो एक फ्लैट सरफेस जो है वो बन जाए। सो वी डिवाइड द होल surface into n number of small patches, that is del A1, del A2, del A3 up to del AN। हमने इनको n नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस में जो है वो कंसीडर कर लिया है, जिसको आप लिखेंगे इतने स्मॉल पैच सो दैट फॉर ईच पैच एरिया वुड बी फ्लैट। इतना हमने स्मॉल कंसीडर किया है कि वो एरिया जो है वो फ्लैट है। तो अगर ये एरिया जो है वो फ्लैट है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेक्टर एरिया की कोई ख़ास डायरेक्शन आ जाएगी और चार्ज क्यू जो है इसकी मदद से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी डेफिनेट आप देखेंगे तो वो अपवर्ड ही होगा। मैं फ़र्ज़ करता हूँ ये कोई पहला पैच था जिसको आप डेल्टा A1 कहें। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे कोई दूसरा पैच है, NH पैच सपोज कर लें, डेल AN, ये इसकी डायरेक्शन होगी और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो भी इसी तरह से ही होगी। इसकी डायरेक्शन भी यहाँ पे क्या होगी, आउटवर्ड होगी। और हर पैच में आप देखेंगे कि इसी तरह की जो है वो हमारे पास कंडीशन जो है वो आएगी। तो इसमें अब हमने ना हर एक के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिफाइन करनी है और साथ हम फिर फ्लक्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम इसका जो है फार्मूला अगेन लिखते हैं।
वो कुछ यूँ है। फॉर ईच पैच इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज would be E1, E2 अप टू En। तो अगर ये फर्स्ट पैच है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1 होगी, और अगर ये nth पैच है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी En होगी, और अगर सेकंड हुआ तो E2। इसी तरह बाकी सारे भी हमारे पास पैचेस होंगे। तो अब हम इन सब को इस्तेमाल करके फ्लक्स का फार्मूला जो है अप्लाई कर सकते हैं हर एक के ऊपर इंडिविजुअली। तो इसके लिए हम लिखेंगे थस इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ईच पैच इज। उसके लिए आप लिखेंगे, हम फर्स्ट पैच के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कह देते हैं फाई E1, फर्स्ट पैच का फाई E1 किसके इक्वल होगा, आपको पता है ना E डॉट A है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको E1 डॉट डेल्टा A1। इसी तरह सेकंड पैच के लिए क्या होगा, फाई E2 जो है E2 डॉट डेल्टा A2। इसी तरह चलते चलते nth पैच के लिए क्या रिजल्ट आएगा, फाई En इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी nth वाली, और nth पैच। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब पैचेस के फ्लक्स को सम अप कर ले, तो तब हमारे पास इस पूरे कर्व्ड सरफेस का जो है फ्लक्स आ जाएगा। जैसे हमें पता है कि अगर हम उन सब पैचेस का एडिशन करें तो डेफिनेट वो इस कर्व्ड सरफेस का जो है वो एरिया ही बनेगा। तो हम इसी कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए फ्लक्स जो है वो डिफाइन करेंगे। तो हम लिखेंगे सो द टोटल फ्लक्स would be the sum of all the fluxes of each patch। ये हमारे पास सब फ्लक्स का जो है वो सम आ गया। अब हमने बस क्या करना है, हर एक फ्लक्स की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में जो है वो पुट इन करनी, और वो हमारे पास इसकी वैल्यू कुछ इस तरह आएगी। मैं ये जो इक्वेशन है इसको अगेन यहाँ पे लिखता हूँ, फाई E1 E2 En। तो हमारे पास जो वैल्यूज थी वो कुछ यूँ थी, E1 डॉट डेल्टा A1 प्लस E2 डॉट डेल्टा A2 अप टू En डॉट डेल्टा An। यहाँ पे ऊपर डॉट प्रोडक्ट के दौरान ऊपर वेक्टर फॉर्म जो है वो डालना नहीं भूलना, वेक्टर फॉर्म जरूर लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट में, तब हम इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो ओपन कर देंगे। ये हमारे पास टोटल फ्लक्स। तो हर एक के लिए आप देखें तो जो फ्लक्स है वो हमारे पास हर एक के लिए अलग से था, फाई 1 फाई 2 अप टू फाई n, लेकिन हर एक में डेल्टा ए और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई ये आपस में पैरेलल होंगी, क्योंकि चार्ज सेंटर में है। सेंटर में अगर चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो आउटवर्ड है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटवर्ड होने की वजह से हर पैच का जो वेक्टर एरिया है वो उसकी सरफेस से नॉर्मल की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी उसकी सरफेस से नॉर्मल की तरफ होगी। तो इसका मतलब है हर एक पैच जो है उसका वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ क्या है, पैरेलल, यानी कि 0 डिग्री एंगल बना रहा है।
तो हम यहाँ पे हर एक पैच के लिए लिखेंगे और each patch electric intensity is parallel to vector area that is theta is equal to 0 डिग्री। हर एक पैच के लिए एंगल जो है वो क्या है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पे हर एक पैच के लिए आप cos थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 0 डिग्री। E2 del A2 cos 0 डिग्री और इसी तरह En del AN cos 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री का आंसर आपको पता है 1 होता है। तो यहाँ पे E1 A1 E2 A2 ये del A2 आएगा और इसी तरह En del AN आ जाएगा इसका रिजल्ट। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला होता है वो आपके पास कुछ यूँ होता है चार्ज की फॉर्म में। वो आपने ये पढ़ा हुआ है KQ और R स्क्वायर। तो अगर चार्ज सेम है, ये हर एक के लिए एक है ना, हर एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए ये कांस्टेंट हो गया, K कांस्टेंट है। हमने देखना है क्या R हर एक के लिए चेंज हो रहा है। उसके लिए हमने स्टार्ट भी कहा था कि चार्ज कहाँ पे है, सेंटर पे। अगर चार्ज सेंटर पे है तो हर एक पैच के लिए इसका जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, R ही रहेगा। हर एक पैच के लिए इसका फासला R ही होगा। तो अगर हर एक पैच के लिए फासला R है तो इसका मतलब है हर एक पैच के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो हम ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो हर एक पैच के लिए सेम होगी। तो उसको हम कुछ यूँ लिखेंगे, एज चार्ज इज एट सेंटर सो electric intensity for each patch would be same बोल दें, इक्वल बोल दें। तो इसका मतलब है E1 अप टू En, ये सारी की सारी इंटेंसिटीज जो हैं आप इनको जो है वो एक ही नोटेशन के साथ लिख सकते हैं, E के साथ। तो हम क्या करेंगे, इन सब इंटेंसिटीज़ की जगह पे ये जो E नोटेशन है ये हम जो है वो पुट इन कर देंगे। जब हम इसके लिए E नोटेशन पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो रिलेशन है ये क्या बन जाएगा, ये कुछ यूँ आ जाएगा। हर एक में ये कॉमन बन जाना है क्योंकि सेम है। ये आपके पास टोटल फ्लक्स की जो है वो एक कंडीशन बन गई। हर एक में ई लिखेंगे ना तो हर एक में ई जो है वो कॉमन आ जाएगा कुछ इस तरह से। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सब पैचेस के एरियाज का सम है, सरफेस एरियाज का। तो जब आप सब पैचेस के सरफेस एरियाज को ऐड करेंगी तो वो क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज्ड सरफेस, जिसको आप यूँ लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सरफेस। तो ये जो सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सरफेस है इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि वो किसके इक्वल होती है, 4 पाई r स्क्वायर के। तो हम उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं दोनों की। एक आपके पास है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई की वैल्यू जो अभी आपको बताई भी थी, KQ ओवर R स्क्वायर। के की जगह आप ये भी लिख सकते हैं। और दूसरा है ये वाला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वो किसके इक्वल है,
4 पाई आर स्क्वायर थी। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट इन कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो आपके पास ये जो टोटल फ्लक्स है वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर ई की जगह, और इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई भी कट गया। तो यहाँ पे देखें तो फ्लक्स का आंसर क्या आ गया है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस लास्ट रिजल्ट को हमें थोड़ा एलेबोरेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि टोटल फ्लक्स जो है वो किन दो पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, एक चार्ज एनक्लोज के ऊपर और दूसरा मीडियम के ऊपर, मीडियम बिटवीन द चार्ज। बिटवीन द चार्ज की बजाय अगर हम यूँ कहें कि चार्ज और पैचेस के दरमियान जो मीडियम है वो किस तरह का, यानी कि मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप इसको यूँ समझ लें। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ये उस सरफेस की शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि शेप इस तरह की है या फिर किसी और तरह की रैंडम है या फिर इस तरह से है। बस ये होना चाहिए कि ये क्लोज्ड हो। क्लोज्ड सरफेस होगी तो जितना चार्ज एनक्लोज है और जिस मीडियम में ये पड़ा हुआ है बस ये उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस सरफेस की शेप के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहे। हमें ये रिजल्ट से पता चला है, इस रिजल्ट से। अगर तो होता ना यहाँ पे आर इस फार्मूले कहीं पे आ जाता, इसका मतलब ये होता कि रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रही है, या फिर डिफरेंट आर आ जाते या डिफरेंट ई होता तो फिर हमें ये रिजल्ट जो है उसका मिलता। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ये शेप के ऊपर जो है वो डिपेंड आउट नहीं कर रहा। तो अब हम इसको यूँ स्टेट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, इसको हम यूँ लिखेंगे, जो इसकी कंक्लूजन है, कंक्लूजन इसकी लिख रहे हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसकी हम जो है अब कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन इसकी क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface is equal to 1 over epsilon naught times charge enclosed in it, that is it doesn't depend upon the shape of surface। ये नीचे से नज़र मेरे ख्याल से नहीं आ रहा, तो इसको आप जो है वो यहाँ पे मैं इसको बोल ही देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, doesn't depend upon the shape of surface। तो इसके बाद जो है ये वाली एक लाइन। तो ये बड़ा आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है इसमें हमने ये चीज़ कंक्लूड की है कि टोटल फ्लक्स जो है वो जस्ट डिपेंड कर रहा है चार्ज एनक्लोज के ऊपर, और एप्सिलॉन नॉट जो कि ये जो है हमारे पास है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, ये शेप के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसी चीज़ को हम बेस बनाते हुए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारे पास होगा गासेस लॉ। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो भी टाइमली मिलती रहें। शुक्रिया।